हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में देखिए हम 26 से लेकर 31 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 25 एमसीक्यूज को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। ध्यान से एंड तक सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करें तो आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, क्रिकेटर शिखर धवन ने संन्यास की घोषणा की, इन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शिखर धवन का नाम आप सभी ने सुना होगा, भारत के बहुत ही फेमस क्रिकेटर है फ्रेंड्स। हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलों से संन्यास की घोषणा की है। खेलों में इनके योगदान के लिए इन्हें 2021 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें देखिए क्रिकेट के वर्ल्ड में मिस्टर आईसीसी और गब्बर के उपनाम से भी जाना जाता था। क्रिकेटर शिखर धवन को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2014 में घोषित किया गया था और भारत सरकार के द्वारा इन्हें खेलों में योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया कब? 2021 में। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। कौन है ये? क्रिकेटर शिखर धवन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम का संबंध किस राज्य से है? तमिझागा वेत्री कजगम ये साउथ में तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी है। साउथ के बहुत ही फेमस एक्टर है विजय थलपति। इन्होंने 2024 की शुरुआत में ही तमिझागा वेत्री कजगम को इंट्रोड्यूस किया था। ये उन्हीं की राजनीतिक पार्टी है। अब विजय थलपति ने इस पार्टी का फ्लैग और प्रतीक चिन्ह हाल ही में लॉन्च किया। तो तमिझागा वेत्री कजगम तमिलनाडु की एक राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी के अलावा तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसे डीएमके के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा एआईडीएमके, ये दो पार्टियां भी तमिलनाडु में काफ़ी फेमस है, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इसके अलावा तमिझागा वेत्री कजगम भी अब तमिलनाडु में ही लॉन्च की गई है, फिल्म स्टार विजय थलपति के द्वारा। इसके बाद आइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल, इसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का उपयोग भारत में सभी पात्र जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाएगा। भारत में डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत करना और भारत के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल मतलब नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जेपी नड्डा के द्वारा। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की विमेन इवेंट में खिताब किस देश ने अपने नाम किया? तो अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जो विमेन्स टाइटल है वो इंडिया ने अपने नाम किया है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हाल ही में जॉर्डन के अम्मान में 19 से लेकर 25 अगस्त तक किया गया। यहां पर भारतीय महिलाओं ने 8 पदक के साथ अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का पहला टीम खिताब अपने नाम किया है। इस देखिए विमेन टाइटल के लिए 9 भारतीय महिला पहलवानों ने भाग लिया था, जिसमें से 8 भारतीय महिला पहलवानों ने पदक जीते, जिनमें से हमारे पास 5 गोल्ड मेडल आए। इसके अलावा 1 सिल्वर आया और 2 आए हैं हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल। तो 8 मेडल के साथ अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में विमेन टाइटल इंडिया ने अपने नाम किया है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा करवाया जाता है और इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? जॉर्डन के अम्मान में। अब आ जाइए फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इंडियन ज्योग्राफी का महामैराथन क्लास आया था फ्रेंड्स, जहां पर एक सिंगल वीडियो में आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी कवर करवाई गई थी। उसका पीडीएफ आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इजीली इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। एक सिंगल पीडीएफ में आपको पूरे इंडियन ज्योग्राफी के सारे टॉपिक यहाँ पर मिल जाएंगे। रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इसे अवेल कर सकते हैं, लेकिन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर पाएंगे।
और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। आई होप ऑफर अच्छा लगा होगा। आगे आ जाइए। नेक्स्ट, किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया गया? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पेश किया गया है। यह कानून हाल ही में 26 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि राइट टू डिस्कनेक्ट जो लॉ है वो एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब है जो आपकी वर्क लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उससे डिस्कनेक्ट किया जाना एक राइट के रूप में इसे घोषित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कहीं पर भी अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे के बाद घर पे अगर एम्प्लॉय जाता है तो कोई भी कंपनी या फिर कंपनी का कोई भी मेंबर उसे कॉल नहीं कर सकता या फिर अदर कार्य के लिए नहीं बोल सकता। इसे ही राइट टू डिस्कनेक्ट एक राइट की तरह कानून बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। कानून के तहत कर्मचारियों को जॉब का टाइम पूरा करने के बाद उनके मालिकों की ओर से कॉल नहीं किया जा सकता या फिर किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। तो राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में लागू किया गया। 26 अगस्त को होम मिनिस्ट्री ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की? तो होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में 26 अगस्त को यूनियन टेरिटरी लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। वैसे देखिए, पहले से ही 2 जिले थे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, एक था लेह और एक है कारगिल। अब इसके अलावा 5 और नए जिले बनाए जा रहे हैं, जिसमें जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग शामिल है। तो इस तरीके से अब 2 जिले पहले थे, 5 नए बनाए जाएंगे। तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में टोटल अब हो जाएंगे 7 जिले। नए कितने बनाए जाने वाले हैं? तो ये आंसर हो जाएगा 5। ओके, इसके बाद आइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की? तो देश में बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 पॉलिसी को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने हाल ही में। देखिए, यहाँ पर बायो E3 या फिर बायो मैन्युफैक्चरिंग को हमको समझना पड़ेगा कि बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो देखिए, जीवित चीज़ों का उपयोग करके मानव के यूज़ के लिए अन्य वस्तुएं बनाई जाना, जैसे मेडिसिन हो गई, वैक्सीन हो गई या फिर अन्य कोई दूसरे प्रोडक्ट हो गए। इनमें बैक्टीरिया, फंगस या फिर अदर सेल्स का यूज़ किया जाता है और एक नई प्रकार का प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसका उपयोग मानव के द्वारा किया जा सके। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दवाई, वैक्सीन और इसी तरीके के अदर प्रोडक्ट हैं। बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, अन्य जैविक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने बायो E3 पॉलिसी को लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की? तो केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया है। भारत में अभी तक नई पेंशन स्कीम लागू थी। अब इसके स्थान पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। इसका लाभ केंद्र के 23 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी है उनको दिया जाएगा। योजना के तहत जिस भी एम्प्लॉय ने 25 साल तक अपनी सेवा दी है केंद्र सरकार में एम्प्लॉय के रूप में, उन्हें आखिरी के 12 महीने की जो सैलरी है उसकी बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी पेंशन है उसका 60% उसकी फैमिली मेंबर को आगे चलकर दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने मिनिमम 10 साल तक अगर जॉब की है, काम किया है, तो उसको एक एवरेज पेंशन या फिर मिनिमम 10,000 रुपये की पेंशन उस केंद्रीय कर्मचारी को दी जाएगी। इस तरीके से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जिसे केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हाल ही में शुरू किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आ गया ये, पावेल ड्यूरोव किस मैसेंजर ऐप कंपनी के संस्थापक और CEO है? तो पावेल ड्यूरोव की बात करें तो ये मैसेंजर ऐप कंपनी टेलीग्राम के संस्थापक और CEO के पद पर हैं। अभी सुर्खियों में क्यों हैं? तो हाल ही में फ्रांस की पुलिस ने पावेल ड्यूरोव को गिरफ्तार कर लिया था। फ्रांस पुलिस का और वहाँ की जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनका कहना है कि टेलीग्राम में
पावेल ड्यूरोव की किसी भी प्रकार से सख्ती नहीं है। ये किसी भी कंटेंट का जांच नहीं करते और जिससे टेलीग्राम के माध्यम से साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं, पोर्नोग्राफी कंटेंट बढ़ रहा है। तो इस तरीके के जो आरोप है वो पावेल ड्यूरोव पर लगाए गए थे और इन्हें फ्रांस में वहाँ की पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ के पद पर हैं पावेल ड्यूरोव? तो यह है टेलीग्राम। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 के टीम इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हाल ही में मालदीव में किया गया। यहाँ पर इस चैंपियनशिप का टीम इवेंट का जो गोल्ड है वो जापान ने जीता और ब्रॉन्ज मेडल चीन ने अपने नाम किया। और एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम इवेंट में भारत ने कौन सा मेडल जीता? तो भारत ने जीता है सिल्वर। आंसर हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ओडिशा राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना की हाल ही में घोषणा की है। आंसर हो जाएगा ओडिशा। इस योजना के तहत 21 से लेकर 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं राज्य में, उन्हें हर साल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नोट कीजिएगा, ये जो आर्थिक सहायता है ये हर साल 10,000 रुपये की है। 2 किश्तों में यह आर्थिक सहायता राज्य की महिलाओं को दी जाने वाली है, एक रक्षाबंधन पर और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। तो 5-5 हज़ार की 2 किश्त दी जाएगी और 10,000 रुपये हर वर्ष दिए जाएंगे राज्य की महिलाओं को सुभद्रा योजना के तहत। ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है। पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। पैरालंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस के पेरिस में। इस साल 28 अगस्त को पैरालंपिक की शुरुआत की गई और ये जो पैरालंपिक है ये 17वां एडिशन है पैरालंपिक का। पैरालंपिक की सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1960 में और ये आयोजित किया गया था रोम में। भारत ने सबसे पहली बार 1968 के जो इजराइल के तेल अवीव में पैरालंपिक हुआ था उसमें भाग लिया था और भारत की ओर से पैरालंपिक का सबसे पहला मेडल मुरलीकांत पेटकर लेकर आए थे, जो कि स्वर्ण पदक लेकर आए थे तैराकी में। तो पैरालंपिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस के पेरिस में। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया गया? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को विकसित किया गया है आरबीआई के द्वारा। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में बताया कि आरबीआई का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। देखिए, पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे अभी लागू किया गया है, आगे चलकर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब यह है क्या? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को लोन लेने में, ऋण लेने में आसानी होने वाली है। देखिए क्या होगा, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं, जितने भी बैंक हैं, वो सभी इस यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस पर रजिस्टर्ड होंगे, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होंगे और कोई भी व्यक्ति जिसको लोन की ज़रूरत है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सबमिट कर सकता है और किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं, उसे लोन मिलेगा या नहीं किसी भी व्यक्ति को, वो यहीं पर ऑनलाइन ट्रैक भी कर पाएगा। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया आरबीआई ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के नाम से। किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया? तो देखिए, अभी देश में बेटियों की शादी की उम्र कितनी है? ये 18 वर्ष है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक बिल लाया गया है जिसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में अब बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होने वाली है। विधानसभा में ये बिल पास हो चुका है। जैसे ही राज्यपाल के सिग्नेचर मिल जाएंगे, ये पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश राज्य में कानून बन जाएगा और वहाँ पर महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल हो जाएगी और इस तरह से हिमाचल प्रदेश बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आईसीसी, जो कि पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलों का संचालन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है,
इसके हाल ही में नए चेयरमैन कौन बने? जय शाह। अमित शाह जो कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री है, इनके बेटे हैं जय शाह, जो कि आईसीसी के हाल ही में नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए। वैसे जय शाह अभी तक बीसीसीआई के सचिव और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के पद पर थे, जिन्हें अब आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। और इस तरह से जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं, वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं। इनका कार्यकाल इस साल के एंड तक खत्म होगा और 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी के चेयरमैन के रूप में जय शाह अपना पद संभालेंगे। निम्नलिखित में से किसे एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल बी श्रीनिवासन नियुक्त किए गए। 1992 बिहार बैच के आईपीएस अधिकारी है बी श्रीनिवासन, जिन्हें एनएसजी का हाल ही में डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। बी श्रीनिवासन का एनएसजी के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक रहने वाला है। यहाँ पर एनएसजी की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए गृह मंत्रालय के अंदर एनएसजी एक विशेष सुरक्षा बल है जो कि देश में आतंकवादी गतिविधियों और इसी तरह के गंभीर अपराधों से निपटने का काम करता है। एनएसजी की स्थापना 1984 में की गई थी, लेकिन इसके लिए ऑफिशियली अधिनियम लाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 में। एनएसजी को ही ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? बी श्रीनिवासन। चर्चा में रही प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। हाल ही में 28 अगस्त 2024 में इस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य हर भारतीय नागरिक के लिए बैंक खाता उपलब्ध करवाना था। 28 अगस्त 2014 को इसे शुरू किया गया था। बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना और जितने भी वंचित वर्ग हैं उन्हें सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। हाल ही में किस महासागर से तूफान सांसन शुरू हुआ? तूफान सांसन देखने को मिला है पैसिफिक ओशियन में, और पैसिफिक ओशियन में यह जापान के पूर्वी तटों से टकराया है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ ही दिन पहले तूफान एम्पिल भी पैसिफिक ओशियन में आया था और ये भी जापान के पूर्वी तटों से टकराया था, जिसके बाद जापान की कैपिटल टोक्यो में काफ़ी भारी बारिश हुई थी। तो दोनों ही तूफान को याद रखिए, तूफान एम्पिल और तूफान सांसन दोनों ही पैसिफिक ओशियन में देखने को मिले हैं और जापान के पूर्वी तटों से टकराए हैं। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया? तो अवनी लेखरा जो कि भारतीय शूटर है, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में हाल ही में गोल्ड अपने नाम किया है। इसके पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी अवनी लेखरा ने 2 मेडल एक साथ जीते थे। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में उस वक्त भी इन्होंने गोल्ड जीता था, और इसके अलावा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी का ब्रॉन्ज मेडल अवनी लेखरा ने अपने नाम किया था। तो इस तरीके से ये अवनी लेखरा का पैरालंपिक का तीसरा मेडल है। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH3 कैटेगरी में इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में हाल ही में गोल्ड अपने नाम किया। देखिए, अवनी लेखरा भारत के राजस्थान राज्य से बिलोंग करती है। खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2021 में खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। कौन है? अवनी लेखरा। 30 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखी है? तो वधावन पोर्ट भारत के महाराष्ट्र राज्य में बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। वधावन बंदरगाह प्रोजेक्ट की टोटल लागत ऑलमोस्ट 76,000 करोड़ रुपए होने वाली है। आगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में CISF के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के रूप में राजविंदर सिंह भट्टी की नियुक्ति की गई है। राजविंदर सिंह भट्टी बिहार कैडर के 1990 बैच के अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में CISF का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया।
इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक रहेगा। अगले साल 2025 तक ये CISF के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम करेंगे। CISF की बात करें तो ये भारत में जितने भी सरकारी उद्योग है, उपक्रम हैं, जैसे भेल, सेल या फिर अदर जितने भी हों, उन सभी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक और फैक्ट याद रखिएगा कि नीना सिंह CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी और अब CISF के डायरेक्टर जनरल राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद की जयंती है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज मतलब नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यहाँ पर देखिए, पहले नेस्कॉम को समझिए कि यह संस्था क्या है। तो भारत में जितने भी ITs कंपनी हैं, जितने भी BPO उद्योग है, उनका एक व्यापारिक संघ है जिसे नेस्कॉम के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सिंधु गंगाधरन को। नेस्कॉम की स्थापना 1988 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और सिंधु गंगाधरन वर्तमान में नेस्कॉम की अध्यक्ष है। चर्चा में रहा चांदीपुरा वायरस पहली बार भारत के किस राज्य में मिला था? तो चांदीपुरा वायरस काफ़ी सुर्खियों में रहा है फ्रेंड्स। ये पहली बार मिला था भारत के महाराष्ट्र राज्य में। आंसर ए हो जाएगा। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि WHO ने चांदीपुरा वायरस को लेकर एक वैश्विक अलर्ट जारी किया है और WHO ने बताया है कि 20 साल बाद भारत में चांदीपुरा वायरस का सबसे बड़ा प्रकोप देखने को मिला है। वैसे पहली बार चांदीपुरा वायरस 1965 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में डिटेक्ट किया गया था। यह वायरस नॉर्मली मक्खियों, मच्छरों से फैल सकता है। 9 महीने से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को यह प्रभावित करता है। शुरुआती अगर हम यहाँ पर लक्षण देखें तो बुखार या फिर वॉमिटिंग या फिर सिर दर्द, ये नॉर्मल लक्षण होते हैं, लेकिन अगर पर्याप्त उपचार न मिले तो किसी भी पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। चांदीपुरा वायरस पहली बार भारत के महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिला था। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। अगस्त 2024 में जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार वर्तमान में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है गौतम अडानी। देखिए, हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई है, भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट है। इसमें पहले स्थान पर है गौतम अडानी और उनकी फैमिली। सेकंड पर रखा गया है मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली को। 2 याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लास्ट ईयर 2023 में जब हुरून इंडिया रिच लिस्ट आई थी तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी थे और गौतम अडानी सेकंड रैंक पर थे। लेकिन अब गौतम अडानी की रैंक हो गई है फर्स्ट और मुकेश अंबानी की लिस्ट में रैंक हो गई है सेकंड। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में भारत के वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति कौन? गौतम अडानी। आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने वीकली करंट अफेयर में 26 से लेकर 31 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर को डिटेल में एक-एक करके डिस्कस किया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।